हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी बच्चों के मेरे को मैसेजेस आए थे कि उनको आंसर राइटिंग में काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अभी आंसर राइटिंग शुरू की है और कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी मेंस में लिख लिया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अभी भी लैग रहता ही है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो और फ्रेमवर्क की वर्ड्स हेल्प से आप कितनी जल्दी उस आंसर को सॉल्व कर पाओगे। वो सारी टेक्निक इसमें डिस्कस करने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक सीखना, पूरी प्रैक्टिस भी होंगी इस सेशन में। तो आज का एजेंडा का ये रहने वाला है। सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आंसर राइटिंग की, एंड सेकंड वन की क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके यूज़ है आंसर राइटिंग में, हमारे को पता होना चाहिए किस तरीके से इनका यूज़ करें। थोड़े से स्टेप होते हैं, उन स्टेप को बार बार फॉलो करोगे तो डिटेंशन होगी तो बहुत ईजिली तरीके से कर पाओगे। दैन थर्ड वन की फ्रेमवर्क को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है, पर इसमें एक फ्रेमवर्क के साथ आंसर सॉल्व करेंगे, पर वो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो मैं नए नए फ्रेमवर्क भी आपको देता रहूँगा। पर एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो स्टार्टिंग में जब भी हम मेंस राइटिंग करते हैं तो इसको हमेशा सिखाया जाता है, तो वो ही इसके अंदर यूज़ करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर दूंगा, पहले पूरा लाइव उसको सॉल्व करेंगे, तब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, फिर वो सब आप मेरे को सेंड करना इसी टेक्निक की आपसे, सो दैट फिर आपका जो फोबिया होगा वो भी हट जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होगी आंसर राइटिंग, ये पता होना चाहिए। नॉलेज को तो शोकेस कर ही रहे हो आप, वो तो इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट पड़ता है मार्क्स के अंदर कि किस तरीके से आप अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, एनालिटिकली उसको प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करने हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होता है कि आप बार बार वो लिखते रहोगे ना, तो हर चीज़ कॉमन रहेंगी, फोबिया खत्म हो जाएगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है उसके साथ। तो स्कोर में डिफ्रेंशिएट होता ही है बार बार प्रैक्टिस करके, और जैसे इसमें फ्रेमवर्क डालेंगे तो उससे इम्प्रोवाइज़ करोगे आप स्कोर। तो ये बेसिक रोल होता है आंसर राइटिंग का। तो इसमें डिस्कस ये चीज़ की है। तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पता होने चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं पीडीएफ तो ये दे दूंगा, पर साथ साथ अपने पास कुछ पॉइंट जो हमें इसमें लिखे नहीं है उसको साथ साथ लिखना शुरू कर दो, सो दैट ये एक आपके पास तैयार हो जाएगा पेज, जिसको बार बार आप देखोगे और तब आंसर लिखोगे ना, तो काफ़ी ईजी हो जाएंगे सारे आंसर सॉल्व करना। आप एक ट्रिक अप्लाई भी करोगे पीवाईक्यू पे तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई, आइडेंटिफाई द कीवर्ड। ये टेक्निक, इसके लिए क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया उसको 2 या 3 बार पढ़ो और फिर जाके देखो कीवर्ड क्या है, उसको आप डेफिनेटली अंडरलाइन करो। अब सबसे पहले डेरिवेटिव्स हो सकते हैं कि एक्सप्लेन है, डिस्कस है, क्रिटिकल एग्जामिन है। फिर देखो स्कोप क्या है, बताना क्या चाहता है क्वेश्चन। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल लिया कि डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें देखोगे तो डिस्कस की बात है। डिस्कस का मतलब ये होता है, डेरिवेटिव का मतलब कि बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, पर थोड़ा सा आर्गूमेंट रखना है, मतलब प्रोज और कॉन्स दोनों लाओगे आप इसके अंदर। फिर रोल होगा कि फोकस क्या है। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब एक सब्जेक्ट बता दिया किसके ऊपर आपने बात करनी है। फिर प्रमोट हुई, इम्पैक्ट क्या हो गया है इसके अंदर, उसके आउटकम्स बता देना आपने। और लास्ट हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो इसको तोड़ देना। तोड़ोगे सबसे पहले तो ईजी हो जाएगा किस तरीके से मैंने सॉल्व करना है। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, सबसे पहला पार्ट ये बहुत ज़रूरी है करने के लिए। तो जब आप ये चीज़ कर लोगे तो उसके बाद डेरिवेटिव का रूल, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, पूछ क्या रहा है किस चीज़ के लिए। तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्कस के लिए मैंने बोल दिया आपको, बैलेंस रखो अप्रोच, कि एक आंसर बिल्कुल बैलेंस पॉइंटर होंगे, उसके बाद थोड़े से उसके कॉन्स बता दो, आर्गूमेंट भी वहाँ पर आ जाएंगी सारी की सारी। तो वो चीज़ कर सकते हैं। एग्जामिन्स के अंदर भी आप पॉजिटिव नेगेटिव डाल सकते हो। क्रिटिकल एग्जामिन का डिफरेंस ये है कि थोड़े से कम रख के पॉजिटिव, ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर रखो, तो वो कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो जितने मैंने इसके अंदर दिए है, तो इनको भी आप अपने सामने प्रिंट करके देखोगे तो साथ साथ क्या डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन की, और उसको वैसे अप्लाई करो तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अब मैं आगे जाता हूँ। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या इस पीडीएफ को मैं शेयर कर लूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसको रख लेना अपने पास। तो उससे अगली चीज़ क्या होगी, अब आप थर्ड पार्ट में आ गए। अब क्या है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। आपने सबसे पहले उसके कीवर्ड डिफाइन कर लिया, आप तोड़ दिया आंसर को कि कैसे अपना आंसर सॉल्व करना है। एंड सेकंड वर्ड आपने डेरिवेटिव भी ढूंढ लिया उसका। अब क्या है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, तो इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से लिख सकते हैं। देखो, एक चीज़ तो ये थी, जब बिल्कुल ही आपको आइडिया नहीं है तो डेफिनेशन लिख लो। पर डेफिनेशन में मोस्टली बहुत मुश्किल से ऐसे 0.5 नंबर देते हैं आपको, अगर सिंपल सी डेफिनेशन हम जानते हैं तो वो इतना इम्पैक्ट होता नहीं है। इम्पैक्ट और चीज़ों का होता है, लाइक इसमें फैक्ट दिया है, अगर आंसर को सॉल्व कर रहे हो फैक्ट के साथ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बोल रही है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने ये बोला है, तो वहाँ से एक वेट बढ़ जाएगा आपके आंसर के अंदर, कि आप स्टार्टिंग में ही जानते हैं कि हाँ आपने डिमांड पूरी कर दी उस क्वेश्चन की। या कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आर्टिकल मेंशन करो, शेड्यूल मेंशन करो, अमेंडमेंट मेंशन कर दो इसके अंदर। एंड एक और अच्छा तरीका भी, जब सोसाइटी के क्वेश्चन होते हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनको आप कोर्ट से शुरू करो। तो मेरे पास 300 कोर्स होते थे जो मैं अपने पास रखता था, अगले पेज में आपको दिखाऊंगा भी, तो वहाँ से भी कोई ना कोई इसको रिटेन करके
लास्ट टाइम पे कुछ ना सोचे तो उसको डाल दो, तो वो चीज़ भी बहुत हेल्प करती है। या उसके अलावा कि करंट अफेयर में कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे लाइक GST 2.0 ही था तो रिसेंटली हुआ था, तो उससे रिलेटेड स्टार्टिंग कर लो अपने क्वेश्चन की। तो इस तरीके से क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा, एग्जामिनर पढ़ेगा तो स्टार्टिंग में उसको लग जाएगा पता कि हाँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे ये मेरे पास मैंने अपनी शीट रखी होती थी उस टाइम पे, इसमें बहुत सारे कोर्स है, सोसाइटी के अलग है, पॉलिटी के अलग है, तो पूरे पेजेस है मेरे पास से पढ़े कि किसका कोर्स है, किसने क्या बोला है। तो आंसर की इंट्रोडक्शन ऐसे याद करोगे तो आंसर ऑब्वियस 1 या 2 नंबर आप वहीं खींच लोगे। तो अगला स्टेप 4 यही है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, बहुत सारे, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, पर स्टार्टिंग के लिए पेस्टल को यूज़ करते हैं। तो पेस्टल का मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, लीगल हो गया। तो किस तरीके से डिवाइड करना है। अब पॉलिटिकल के अंदर आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ें दे सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बता कर सकते हो, जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है उसका डेफिनेशन करो, टैरिफ से रिलेटेड इशू है उसके बारे में डिफाइन करो। इकोनॉमिक में लाइक इन्फ्लेशन रेट के बारे में पूछ लिया, मैक्रो माइक्रो जितना हम पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ डाल दो, डेप्रिसिएशन के बारे में डाल दो। तो ये सारे चीज़ें आपके आंसर के अंदर आएंगी, तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही पॉलिटी, तो पॉलिटी के बारे में ही बात कर रहे हो, तो पॉलिटी में भी हर एक एक्सपर्ट आपने ला लिया है। एंड फॉर सोशल के लिए लाइक पॉपुलेशन हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसके अंदर आप। एंड देन फॉर टेक्नोलॉजी के लिए R&D पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, AI ML जो न्यू न्यू टेक्निक आ रही है, कोई ना कोई बजट के अंदर इससे रिलेटेड टॉपिक होता ही है, तो उसके इसके अंदर इंक्लूड कर लो। लाइक फॉर एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आज के टाइम में, क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुटप्रिंट्स, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इस रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स होती है तो उनको मैंशन कर लो। एंड फॉर लीगल के लिए प्रोटेक्शन राइट हो गए, डाटा प्राइवेसी लॉ हो गए, जो लॉ से रिलेटेड थिंग होगी उसको भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो आंसर देखा आपने, एक आंसर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, और आंसर बहुत डाइवर्स बन चुका है आपका इस टाइम पे। तो कंक्लूजन्स जो लास्ट पार्ट भी लेते हैं वो भी डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, आप कोर्ट से भी एंडिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो उस रिलेटेड आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है कि नहीं। अदरवाइज़ एक इम्पॉर्टेंट तरीका भी होता है, उससे आंसर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है, कि जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट होती है उनको डाल दो। जैसे विकसित भारत हो गया, आत्मनिर्भर भारत होगी, इन चीज़ों को डालोगे तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, और उनको लगेगा कि ऑब्वियस है जो गवर्नमेंट का डेटा पड़ा है उसको ही पुट कर रहा है, और उससे एंडिंग करी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नंबर इम्प्रोवाइज होते हैं। एक चीज़ थी जो मैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन के लिए आया था लास्ट टाइम, मैंने ये अप्लाई करा भी था, और बजट में ही आया था उस टाइम पे नया नया, तो उसको इस तरीके से एंडिंग की थी मैंने कि फ्रॉम फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो एक न्यू चीज़, और ऑब्वियस ये आप देखोगे तो बजट के अंदर क्लियरली लिखी हुई है, अब उनकी ही चीज़ आप इसमें डालोगे तो ऑब्वियस 1 या 2 नंबर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होती है। तो सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब इसको सीख पाएंगे कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, GS3 का टॉपिक का था, तो ये सिंपल आप पढ़ेंगे तो इसको उस सारे स्टेप फॉलो करेंगे, उस तरीके से इसको तोड़ेंगे जो अभी पढ़े हैं सारे। तो सबसे पहले क्या था, डिस्कस द रामसर साइट्स इन इंडिया इन टर्म ऑफ देयर प्रेजेंट स्टेटस, द क्राइटेरिया दे मीट एंड देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो यही कि वो 2 पेजेस के अंदर ही आपके होने वाला है। एंड एक चीज़ है, डेरिवेटिव देख लिया, तो डिस्कस है, तो डिस्कस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि, और इसमें आप देखोगे तो डिस्कस द रामसर साइट इन इंडिया इन टर्म ऑफ प्रेजेंट स्टेटस, ये पहला पार्ट हो गया, क्राइटेरिया सेकंड पार्ट हो गया, एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस 3 पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट का क्वेश्चन है, तो कम कम पॉइंट्स आपको इसके अंदर रखने पड़ेंगे। तो मोस्टली क्या कर सकते हो, अगर पहला पार्ट है तो इसके अंदर 2 2 पॉइंट्स डाल दो, प्रोज और कॉन्स की। एंड क्राइटेरिया थर्ड वन होगा, सेकंड वन होगा, तो क्राइटेरिया तो बिल्कुल फैक्चुअल है जो है उसको डाल दो एज इट इज़। एंड थर्ड वन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो पहले पार्ट से ही निकलेगा, ये भी एक टेक्निक होती है। तो अपने पास इतने सारी चीज़ें तोड़ दो ताकि उनको किस तरीके से अप्लाई करना है वो आप समझ पाओगे, और अभी ये करने वाले अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तो ये देखो आप सबसे पहले उनको अंडरलाइन कर लो, क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, लाइक डिस्कस, रामसर साइट्स होगी, आपके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में पूछ रहे हो, क्राइटेरिया पूछ रहे हो, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहे हो, इससे 3 टुकड़े हो गए आंसर के, तो आप समझ गए हो कि आपने 2 पेज में कैसे कैसे करना है। अब डिस्कस है तो बैलेंस पॉइंट लेना है, साथ आर्गूमेंट, मतलब प्रोज और कॉन्स दोनों मेंशन होने वाली है, ट्राई करना कि 2 2 ले। पर अभी तोड़ा है मैंने इसको तो बहुत लंबे, बहुत सारे पार्ट दिए तोड़ने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा हमारे कुछ टाइम पे याद रहेगा, उसको हम एकदम से पुट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन भी डिफरेंट तरीके से डाल सकते हैं, पर रामसर साइट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और इसको हमेशा ट्रैक कर रहे होते हैं हम, तो इसको इस तरीके से अच्छे से कर सकते हो, और भी आप अपने तरीके से बना सकते हो सर। तो मैं इसको इस तरीके से बनाया था कि इंडिया प्लेज ए लीडिंग रोल इन ग्लोबल वेटलैंड कंजर्वेशन, स्टैंडिंग प्राउडली। जो अभी अभी हमारे को पता है कि 100 हो चुके हैं, 100 डेजिग्नेटेड रामसर साइट स्पैनिंग अराउंड, जितना एरिया कवर कर रहा है 1.36 मिलियन हेक्टेयर। फैक्ट भी आ गया और लेटेस्ट चीज़ भी आपने इसके अंदर डाल दी, तो एकदम सी क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपकी। तो उसके बाद
अब आप देखोगे तो अब डिस्कस की बात तो प्रोज एंड कॉन्स डालने हैं। सो मैंने बहुत सारे मेंशन किए, तो कुछ भी उठा सकते हैं आप, वो बस इतना है कि उस मोमेंट पे हमारे को याद रहे। लाइक पॉलिटिकल में डाल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के रूल बहुत सारा इम्प्रोवाइज़ हुए, लाइक तमिलनाडु और यूपी की रिसेंटली देखोगे तो पहले वो मध्य प्रदेश था 2023 के अराउंड पे, और इतने ज़्यादा रामसर साइड है तमिलनाडु की कि वो अब सबसे हाईएस्ट में हाईएस्ट पोजीशन पे आ चुका है हमारे। और यूपी में भी रिसेंटली बहुत सारा बढ़े, तो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी थी, तो उसको मेंशन कर सकते हो। एक तो गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है अमृत धरोहर इनिशिएटिव, वो रामसर साइट्स के ऊपर है, उसको मेंशन करो। या थोड़ा सा पॉलिटिकल डालो तो आर्टिकल 49 या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन कर लो, तो आंसर में वैल्यू आएगी कि चलो ठीक है, पॉलिटिकल वैल्यू तो इसने दे दिया। तो उसके बाद इकोनॉमिक दे सकते हो, इको टूरिज्म बढ़ता है, फिशरीज़ के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना अच्छा होता है इससे, और ग्रीन जॉब्स बहुत सारी बढ़ेंगी इसके अंदर। तो ये सारा मेंशन कर सकते हैं। लाइक सोशल के लिए एनजीओज़ का रोल है, हरगिल आर्मी का जो बहुत बड़ा रोल था उनका, प्रोटेक्शन की थी सेक्रेड ग्रोव्स की, तो उसको मेंशन कर सकते हो आप। यूथ का रोल है, और एक और ये कर्नाटक और पंजाब में भी प्रिजर्वेशन करी थी। एक इसमें नेगेटिव डाल दिया, इसको मैं आगे कॉन्स में भी डालूंगा। वही केन बेतवा जो लेटेस्ट इशू चल रहा है, वो वहाँ भी प्रोटेक्शन चली हुई है इस चीज़ की। टेक्नोलॉजी में IoT और AI से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो। अब जो टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं वाटर हाइकिन को, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए, तो उसमें वही है सेक्रेड ग्रोवर की प्रोटेक्शन ही कर रहे हैं उससे, तो उस चीज़ को मेंशन कर लो। या एनवायरनमेंट के लिए चिली का लेक की आप पूरी स्टोरी डाल सकते हो, क्योंकि पहले ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर था, धीरे धीरे इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करी कि बाद में वो वापस ओवरकम कर लिया, वरना ये पूरा ख़त्म के तादाद में था, और बाद में ये वापस अच्छी पोजीशन पर आ गया। तो इसकी स्टोरी लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, कैसे स्टेट ने इम्प्रोवाइज़ किया। कार्बन सिंक का रोल है, कितना 100 साल तक कार्बन स्टोरेज हो जाती है वेटलैंड में। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। लीगल में तो जो एक्ट बने हैं हमारे, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स को, या EPA को डाल दो, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या NGT के रूल्स डाल दो आप, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। देन कॉन्स डाल सकते हो कि क्या इशू पड़ रहा है, वो ऑब्वियस रहता है, कहीं ना कहीं क्लैश आपको मिलेगा, वो लोकल कम्युनिटी फॉर्मल कम्युनिटीज़ के बीच में देखने के लिए मिलता ही है। इसलिए ही लाइक केन बेतवा का इशू और माइनिंग वाला इशू जो रिसेंटली मेघालय का भी था, 2010 में बैन कर लिया था NGT में, पर फिर भी इस चीज़ को कर रहे हैं, तो क्लैश रह रहा है, इशू क्रिएट हो रहा है। देन सेम इकोनॉमिक में अर्बनाइजेशन ही कर रहे हैं, उस चीज़ को कट आउट करके उन लोगों ने वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सेम लाइक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वाला इशू हो रहा था जो। देन फिर सोसाइटी का देंगे, तो सोसाइटी में भी झारखंड वाला केस लेंगे, तो उसमें ये है कि वहाँ के ट्राइबल यूज़ करते हैं लोटस स्टेम को, पर वो हार्मफुल है ना उस चीज़ के लिए, वो डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रही है, तो वो भी एक नेगेटिव पार्ट है। फिर टेक्नोलॉजी का वही डिजिटल डिवाइड, रूरल और अर्बन डिवाइड रहेगा, वो चीज़ वहाँ तक पहुँचानी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट डाल सकते हैं इसके अंदर। एंड उसके बाद एनवायरनमेंट में अनट्रीटेड सीवेज है, तो वो इम्पैक्ट करेगा आपके इनसाइट्स को। मानसून का इम्पैक्ट हुआ, उससे इम्पैक्ट हो सकता है, सोलर प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट हो सकता है, सारा मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। एंड लाइक ओवरलैप जुडिस्ट्रेशन तो है ही है, जैसे आप NGT और स्टेट की देख सकते हैं, तो क्योंकि NGT कुछ और बोलता है, स्टेट कुछ और, इसलिए काफ़ी लंबे चलते हैं प्रोजेक्ट्स, तो उनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे करने के बाद आपने देखा कि जो सेकंड पार्ट था क्राइटेरिया, ये बिल्कुल फैक्चुअली सेम रहेगा हर चीज़ के लिए, तो पता होना चाहिए कि उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड है, और 1% पॉपुलेशन को वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो ये चीज़ें होगी, तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है, तो ये इसका 1 या 2 नंबर होगा, वो 1 नंबर ही होगा ज़्यादा, तो वो मिलता ही है। एंड देन उसके बाद आपने देखा तो उस इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करी थी, तो जितने पॉइंट है ना, इसके भी आप 3 या 4 पॉइंट उठा के इकोलॉजिकल बैलेंस में डाल दो, क्योंकि आपको नए तरीके से नए पॉइंट सोचने की ज़रूरत नहीं, इसी में आपका सारा काम आसान हो गया। तो ये बड़ी बेस्ट चीज़ होती है इसको, कि किस तरीके से फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो और एकदम से आप पूरे आंसर को सॉल्व कर रहे हो। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे इसको 7 मिनट में लाना है, और विद प्रैक्टिस आता है, काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर अभी इसी फ्रेमवर्क की हेल्प से आप इसको सॉल्व करो, आपको बहुत अच्छा जानने को मिलेगा। एंड देन फॉर कंक्लूजन के लिए भी मैंने आपको गवर्नमेंट के कीवर्ड यूज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही चीज़ लाइक ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियाज़ 100 रामसर साइट इन इज ए लिटमस टेस्ट फॉर द नेशंस ब्रॉडर विजन ऑफ विकसित भारत 2047। बस एंड ही कर लिया आपने बिल्कुल गवर्नमेंट स्टेटमेंट देके, तो बिल्कुल आंसर आपका बहुत परफेक्ट आंसर बोलते हैं इसको, एक तरीके से देखा जाए तो। और भी चीज़ें इंप्रोवाइज कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में मैप बना सकते हैं, मैप में बता दिया कि कहाँ कहाँ से कौन से लोकेशन है, तो उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे आपके नंबर। तो ये ही एक तरीका होता है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बच्चे मेरे को भेज रहे थे, उसमें यही चीज़ मिस हो रही थी बहुत ज़्यादा, जो थी उनको नॉलेज थी पर उसको स्ट्रक्चर करना नहीं आ रहा था, और शायद से इस वीडियो से आपको हेल्प करेंगी, बेशक आप ग्रुप के पार्ट भी हो या ग्रुप के पार्ट भी नहीं हो, तो डेफिनेटली ये जो मैं क्वेश्चन दिया ये PYQ है, GS3 का पहला ही क्वेश्चन था, तो इसको भी उस तरीके से तोड़ना और उस तरीके से सॉल्व करना, और मेरे को ही टेलीग्राम चैनल में आप भेज सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी दे दूँगा, आगे QR कोड भी होगा,
तो सो दैट उससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, और शायद से आज तक आपने आंसर राइटिंग की नहीं थी तो इसको देख के डेफिनेटली आंसर राइटिंग करो। और मेन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग करना ही होता है। स्टार्टिंग के बाद चीज़ एक बार चल जाए तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, और डेफिनेटली इस फ्रेमवर्क को अपने मुंह के सामने रखना और तब साथ साथ लिखना, तो आप तभी इसको सीख पाओगे। तो इस क्वेश्चन को भी करना, और ये या तो मेरे को कमेंट में भेज देना या साथ में को टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, तो मैं इसको इवैल्यूएट करूँगा और फिर बाद में आपको इसको आंसर दूंगा। तो ये टेलीग्राम का QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लेना। बाकी गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।